हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स और चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर, और इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था आरसी सर्किट। ठीक है, आरसी सर्किट के बारे में पढ़ा था। तो आरसी सर्किट, क्योंकि हमने कैपेसिटर को आपकी दो स्टेट बताई थी, एक बताई थी आफ्टर स्टेडी स्टेट और एक बताई थी बिफोर स्टेडी स्टेट। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट पहले कराई थी। उस वो क्या होता है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो सर्किट हमें पता है ब्रेक डाउन हो जाता है। और एक थी बिफोर स्टडी स्टेट। तो बिफोर स्टडी स्टेट के लिए रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस नेसेसरी थी, तो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए। और वहां पर हमने फिर चार्ज, करंट और उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में हमने इक्वेशंस ड्राइव की, जो आपकी यूज आएंगी। ठीक है, वो आरसी सर्किट था। तो वहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे, और इससे आगे स्टार्ट कर हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब रखें तो कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटर के पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को आज हम पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में भी आता है ये चीज, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब से कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और तो आओ स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। तो हमें पढ़ना है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब। तो उससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं कि ताकि हमें पता चले कि हमें क्यों डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब की नीड पड़ी इसमें। तो देखिए, एक कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले हम, फोर्स ऑन each plate of capacitor। ठीक है, हमसे कोई पूछे कि भाई कैपेसिटर है और कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका मतलब है फोर्स अप्लाई करेंगे वो। हाँ, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड या फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो आज हम पहले उसी को फाइंड करते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट। तो पहले फोर्स की फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सपोज करो दो प्लेट ले लीजिए कैपेसिटर में। ठीक है, इसको चार्ज दे दीजिए पॉजिटिव, और एक और प्लेट ले लीजिए और इसको चार्ज दे दीजिए आप नेगेटिव। ठीक है, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया और इस पर माइनस क्यू। और डेंसिटी की बात करें तो इस पर प्लस, आपको समझ आ रहा है, प्लस सिग्मा डेंसिटी और इस पर माइनस सिग्मा डेंसिटी आती है ना। डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी कौन सी है, सरफेस वाली है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, क्यू आप अब हम देखेंगे क्यू कैसे रखना है। तो ये हो गया। अच्छा जी, सपोज करो इनके बीच में डिस्टेंस है डी। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस डी है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इसका मतलब है ये चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो सपोज करो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा और ये हो गई फोर्स। ठीक है, फोर्स प्लस वाला है, ठीक है, 2r2 पर, और एक लगाएगा फोर्स ये, इसको मान ले 1 और इसको मान लो 2। आ रहे समझे भाई, पॉजिटिव प्लेट भी फोर्स लगाएगी, नेगेटिव प्लेट को भी खींचने के लिए नेगेटिव प्लेट भी फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स एक्ट करेंगी इसके ऊपर। तो अब हमें इस फोर्स का ही मैग्नीट्यूड चाहिए कि भाई इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए फोर्स हम जानते हैं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इनके बीच में। तो ऐसे में जो फोर्स होगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा F = QE। भाई कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, या कोई चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है F = QE। सही है। तो अगर हम बात करें F = अच्छा Q की बात करें तो Q = क्या सिग्मा ही लिख सकते हैं, यहाँ से Q = सिग्मा ही लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं प्लेटों का। ठीक है, प्लेट की वजह से, एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपने निकाला था। तो लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो एक प्लेट की वजह से निकाला है, दोनों की वजह से नहीं निकाला, दोनों की वजह से भी निकाला था हमने, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। लेकिन अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अभी हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स।
ठीक है, फोर्स फाइंड कर रहे हैं एक प्लेट पर दूसरे प्लेट की वजह से। तो फोर्स एक की वजह से दूसरे पर करना है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक का लेना होगा मैं। तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो आपको पता होगा कि अगर सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो हो जाता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और डबल की वजह से जब हम ऐड करते थे, सपोज करो E1 और ये E2 हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 और E2 ऐड होता था इसके अंदर, तो हमारा फिर आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर आ गया होगा। लेकिन वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, लेकिन हमें नेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हो गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां रख लेते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो फोर्स हो गई वो हो गई आपकी सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अच्छा, सिग्मा को हम चाहते हैं सिग्मा को Q बाई A भी लिख सकते हैं, बस सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, ठीक है। तो अगर हम सिग्मा को Q बाई A लिख दें तो आप समझ रहे हो, देखो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एंड A एंड 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो A से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो जो फोर्स है वो चार्ज के टर्म्स में आ जाएगी हमारी, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फोर्स हो गई F इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चार्ज के टर्म्स में लिखेंगे तो ये फोर्स रिएक्ट होती है, ये फोर्स है वन प्लेट सेकंड प्लेट पर फोर्स लगाता है, और अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें एक चीज फील हो गई कि आपसे पूछे भाई फोर्स कितनी लगती है ईच प्लेट, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितनी फोर्स लगाती है, तो आप इन दोनों में से कोई सी वैल्यू बता सकते हैं। चलो जी, ये चीज क्लियर हो गई हमारी। अब इसका इफेक्ट देखो कि ये प्लेट आपस में फोर्स लगा रही है, ठीक है, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा आपको समझ में आ रहा है, इनके बीच में फोर्स क्रिएट है और डायरेक्शन एक दूसरे के देखो ऐसे हैं, तो इसका मतलब है ये प्लेट स्टिक करेंगी, यानी एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि अगर ये एक दूसरे से चिपक गई तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो कैपेसिटर ही खत्म हो जाएगा हमारा। तो अब इनको हमें स्टेबिलिटी देनी है, तो स्टेबिलिटी देने के लिए हम इसके अंदर कुछ मटेरियल डालते हैं ताकि वो क्या करे कि इन प्लेटों को स्टेबिलिटी दे दे। सेकेंडली, ये प्लेट स्टिक होने से बच जाए, तो इसी के लिए हम इसके अंदर स्लैब यूज करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम एक तो डाइलेक्ट्रिक मानते हैं और एक कंडक्टिंग मानकर चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ठीक है, ये फोर्स हो गई आपकी। चलो जी, अब पढ़ते हैं हम डाइलेक्ट्रिक, पढ़ते हैं कंडक्टिंग से समझ में आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है, यानी जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, एक कैपेसिटर बना लीजिए पहले, ये पॉजिटिव प्लेट्स, तो इस पर चार्ज आ गया +2, और इस पर अगर हम डेंसिटी बोले तो सिग्मा प्लस, और एक और प्लेट, ठीक है। चलो प्लेट कैसे बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट्स, इस पर +Q चार्ज और इस पर प्लस सिग्मा डेंसिटी। एक और प्लेट ले लीजिए, दैट इज नेगेटिव चार्ज, और इस पर हो गया -Q और इसकी डेंसिटी हो गई -सिग्मा, और इनका सेपरेशन है D, ठीक है जी। अब इनके बीच में हम क्या करें कि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक सपोज करो के पास पूरे एरिया तक भर देते हैं रियलिटी में, ऐसे करके ये हो गया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक रखने से, डाइलेक्ट्रिक होता क्या रियलिटी में, डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक की हम बोल रहे हैं स्लैब होते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इन दोनों साइडों में हम मेटल की प्लेट लगा देते हैं और उन पर चार्ज कर देते हैं, तो कैपेसिटर बना लेते हैं। अब आप चाहे ऐसे मान लो कि डाइलेक्ट्रिक इसमें पूरा का पूरा भर दिया है, ठीक है, बिल्कुल टच करता हुआ हमने। तो पहले तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि ये रियलिटी में डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने कंडक्टर पढ़े हैं,
इंसुलेटर पढ़े हैं, सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, और अब ये आ गया फोर्थ कैटेगरी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, तो देखिए ये इन तीनों से बिल्कुल एक अलग ही प्रॉपर्टी है। देखिए कंडक्टर आप जानते हैं जो चार्ज को फ्लो होने देते हैं, फुली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर हैं जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में होते हैं, कुछ टाइम पर करंट को फ्लो होने देते। डाइलेक्ट्रिक क्या है कि डाइलेक्ट्रिक इनमें से कोई नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक की बोलो तो डाइलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो मतलब चार्ज को फ्लो नहीं करा सकता। हम सोचेंगे डाइलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा दे, नहीं करा सकता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। आगे समझे, तो डाइलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन अब इसके अपने अंदर एक इनसाइड में ही अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है कि चार्ज अगर हम बोले कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा, बस ये क्या कर सकता है, अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है अपनी। तो उसका बेनिफिट देखेंगे क्या होता है। और डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल आप लिख सकते हैं माइका, ग्लास, ठीक है, और भी है बहुत सारे, काम से जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक आपको बताया। तो अब होगा क्या डाइलेक्ट्रिक करके, तो देखिए अगर पहले हम इस कंडक्टर की इसकी बात करें कैपेसिटर की, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम बोलेंगे ई एक्सटर्नल। ठीक है, प्लेटों की वजह से। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे इसमें स्लैब रखी तो इसके जो भाई इस स्लैब में भी सिंपल सा मतलब है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा इसमें रखने से इनका पोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनका पोलराइजेशन होना शुरू होगा। जैसे ही पोलराइजेशन होगा तो ये ऐसे आ जाएंगे, इधर नेगेटिव आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे पॉजिटिव। आगे समझ में भाई, इनका कुछ पोलराइजेशन हुआ, फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, पोलराइजेशन होने से ये इनसाइड में चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो सपोज करो इधर हो गया माइनस सिग्मा आई और इधर हो गया प्लस सिग्मा आई। ठीक है, यानी इसके अंदर भी अपनी चार्ज डेंसिटी हो गई और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और उसकी डायरेक्शन देखो वो इधर हुई है, यानी ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। यानी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिड्यूस करेगा। भाई इलेक्ट्रिक इस एक्सटर्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसमें डाइलेक्ट्रिक की वजह से ऐसे है, तो इसका मतलब है नेट तो समझ में आ गया कि अलग अलग कोई फील्ड लगी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चेंज होगी। तो अगर हम बात करें कि यहां पर ई नेट, तो ई नेट हमें समझ में आ गया कि एक तो ई नॉट जो पहले थी और एक ई आई। ई आई किसकी है, डाइलेक्ट्रिक की, ई नॉट किसकी है, कैपेसिटर की। तो अगर हम ई नॉट की बात करें तो ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो पार्टों में डिवाइड हो गई है हमारी। ठीक है, ई नॉट प्लस ई आई। अब ई नॉट प्लस ई आई होगी, अब डायरेक्शन देखो तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब इसे हम लिख लेंगे माइनस। आ गया भाई, नेट तो दोनों ऐड करते लेकिन डायरेक्शन लेते ये इधर वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख देंगे ई नॉट माइनस ई आई। क्लियर हो गया होगा भाई, नेट में तो दोनों को ऐड करना पड़ता, तो लेकिन ये इधर है और ये इधर है, तो इसको हम नेगेटिव कर लेंगे। अच्छा, अब हमें एक चीज याद रखनी है डाइलेक्ट्रिक में कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेटिक प्रॉपर्टी होती है कि जो डाइलेक्ट्रिक के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रपोजल यानी ई नॉट बाई के के इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टी है के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी ये फील्ड को के टाइम्स कम करता है। तो हमें एक याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम्स यहाँ पर कम करता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट बाय के। अच्छा, तो ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। तो ये हमें समझ आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब देखिए अब हमें कैसे निकालना है, ई नॉट को लिखें तो ई नॉट को लिखोगे ई नॉट बाई के, ये तो हमें पता चल गया कि नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक की वजह से कम होगी इतनी। अच्छा, ई नॉट को क्या लिख सकते हो, ई नॉट को लिख सकते हैं हम सिग्मा अपॉन इन दोनों के फील्ड क्या थी बीच में, एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस। ठीक है, इंड्यूस वाला सिग्मा ले लिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इस ई नॉट को भी हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको भी लिख लीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। तो सिग्मा नॉट से सिग्मा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गए। अगर हम यहां से
सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू निकालना चाहें, भाई सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू पूछ सकता है, तो सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू आप अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसे हम इधर ले लेते हैं, सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, और ये हो गया सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 बाई के। अगर आपसे पूछे कि डाइलेक्ट्रिक पर जो इंड्यूस डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो है सिग्मा आई साई आई फेज इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। तो ये चीज हमने इंड्यूस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल ली, किसकी, डाइलेक्ट्रिक की। तो ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और क्लियर हो गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक करने से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक डालने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स कम हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो हमें मिल गया यहाँ से। एक कंसेप्ट क्या मिला हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से अब ई नॉट बाय के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई। फर्स्ट कंसेप्ट मिल गया हमें। अच्छा, अब बात करते हैं पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो पोटेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं, पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, पोटेंशियल ही बोल देते हैं। तो आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। भाई पहले क्या था, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, पहले तो यही था V इज इक्वल टू E इंटू डी, यानी फर्स्ट विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर हम बोले विदाउट डाइलेक्ट्रिक, आगे समझ में, इसे हम V नॉट मान लेते हैं इनिशियल में। और डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से डैश मान लें। यहाँ पर E क्या होता है आपको समझ में आ गया, वो हो जाएगा E नॉट बाय के। ठीक है, इसे चलो नॉट ही लिख लेते हैं। तो E नॉट बाय के इंटू डी। अच्छा, E नॉट बाय के आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, E नॉट बाय के किसकी है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो E नॉट इंटू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट बाय के। इसका मतलब यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज हुआ है डाइलेक्ट्रिक यूज करने से। तो दो चीज क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हुआ है डाइलेक्ट्रिक यूज करने से, और पोटेंशियल भी के टाइम्स रिड्यूस हुआ या डिक्रीज हुआ है डाइलेक्ट्रिक का यूज करने से। चलो ये चीज तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी पोटेंशियल का। अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं हम, चलो इधर कर लेते हैं। देखिए कैपेसिटेंस के बारे में देखते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस आपने पढ़ी है, कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय वी नॉट। आगे समझे यहाँ तक, क्यू नॉट बाय वी नॉट। ये इनिशियल थी, इनिशियल यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर बात करें, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, विद डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो C डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट, और कितनी हो गई है वी नॉट बाई के को ऊपर ले जाएं तो C डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय वी नॉट इंटू के, और इसको हम लिख सकते हैं C नॉट, तो C डैश इज इक्वल टू C नॉट बाय के। तो सिंपल सा हम इस तरीका समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हुई, ये तो वैल्यूएबल चीज हो गई। भाई यही तो चाह रहे थे हम कि कैपेसिटेंस ज्यादा से बढ़े। तो डाइलेक्ट्रिक का यूज करने से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हुई है, पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज हुआ, लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हुई है। ये क्लियर है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस क्या हुआ, के टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये तो एक बहुत ही यूजफुल चीज मिल गई हमें डाइलेक्ट्रिक यूज करना। तो क्लियर हो गया आपको कि डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं और डाइलेक्ट्रिक यूज करने से हुआ क्या। डाइलेक्ट्रिक यूज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हुई है, पोटेंशियल के टाइम्स रिड्यूस हुआ है, और कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो ये था हमारा यहाँ अभी तक का क्लियर कि यहाँ ये पता चला डाइलेक्ट्रिक का यूज करने से क्या मिला हमें इसमें। तो ये ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। तो डायरेक्ट यूज करने से
हमें क्या बेनिफिट मिला। तो अगर हम सोचेंगे यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक से क्या फायदा हुआ, तो यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो देखिए एक तो क्या हुआ कि स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है, कैपेसिटर को स्टेबिलिटी मिली, स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, प्लेटों को स्टेबिलिटी मिल गई भाई, प्लेट का खाली एरिया था बीच में, अब वो भर दिया तो स्टेबिलिटी टू प्लेट मिल गई। सेकंड क्या मिला कि प्लेट स्टिक होने से बच गई हैं, तो ये क्या करता है, टू प्रिवेंट स्टिक द प्लेट, यानी प्लेटों को स्टिक होने से बचाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या मिला, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई कैपेसिटर की। और फोर्थ एक हो गया कि ब्रेक डाउन होने से भी बचाया इसने, ठीक है, टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है उसको पढ़ लीजिए। देखिए ब्रेक डाउन क्या होता है कि जैसे कैपेसिटर की प्लेट थी ये, ठीक है, अब इनके बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब इनके बीच में कुछ नहीं था तो एयर तो होगी ही पक्का है। अब एयर के भी आपको पता है कि एयर में भी अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के अपने, तो क्या होगा कि जैसे इन पे फोर्स लगती है, एयर पे फोर्स, तो ये क्या होते हैं, तो ठीक है, ये इनका ब्रेक डाउन होता मॉलिक्यूल्स का, यानी इनका पोलराइजेशन हो जाता, जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब इनका पोलराइजेशन होता तो सभी नेगेटिव इधर आ जाते, सभी पॉजिटिव इधर आ जाते, तो इन प्लेटों पर क्या होता, ब्रेक डाउन हो जाता, मतलब ये न्यूट्रलाइज, ये डिस्चार्ज होने शुरू हो जाती है। न्यूट्रलाइज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते हैं आपस में, इधर पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो एयर तो है ही, एयर के मॉलिक्यूल से तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं वहां से, तो इन चीजों से रोक लिया इसने, तो एक बेनिफिट ये मिला हमें। तो ये था यूज, हमें क्या फायदा मिला डायरेक्ट यूज करने का। अब देखिए जो सीबीएसई में ड्राइव आती है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस व्हेन वी यूज कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर, ठीक है, तो ये ड्राइव आती है, तो उससे हम देखते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस of a capacitor when we use conducting स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले कंडक्टिंग स्लैब कर लेते हैं फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब करते हैं। तो देखिए सिंपल बता देते हैं कि एक आप कंडक्टर कैपेसिटर बना लीजिए, इसको चार्ज दे दीजिए पॉजिटिव, इसको दे दीजिए नेगेटिव, तो इस पर आपको समझ में आ गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, अगर इस पर डेंसिटी की बात बोले तो इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा, सेपरेशन डी है। अब इसमें हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दी, कंडक्टिंग स्लैब आप समझ रहे हो मेटल की, ये मान लो सपोज करके ये रख दी मेटल की कंडक्टिंग, इसकी थिकनेस मान लेते हैं कि टी है, ठीक है जी, समझ में आ गया, इसकी थिकनेस टी है। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल आपको पता है E इंटू डी, अब जो E है दो पार्टों में डिवाइड हो गया है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो आप बताइए क्या वो ये होगा E नॉट इंटू डी माइनस टी, दिस इज द पोटेंशियल दैट डी माइनस टी विदाउट कंडक्ट, मतलब विदाउट स्लैब, मतलब स्लैब को हटा दें तो डी थी और डी को टी में हटा दें तो ये हमारा हो गया जो खाली स्पेस है, और प्लस E इंटू टी, क्या यही होगा, आ रहा समझ भाई, ये तो है फ्री स्पेस का, तो E नॉट और T घटा दीजिए D में से तो D माइनस टी, भाई क्या होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी, बढ़ाया ये तो ऐसे लिख लिया। अब ET ये है तुम्हारा मेटल का या कंडक्टिंग स्लैब मेटल होती है, तो हमें पता है कि कंडक्टिंग और मेटल स्लैब में तो E जो जीरो होता है, एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, ठीक है, मेटल प्लेट में तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो आपको डायरेक्टली मिल गया V इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी। अच्छा E नॉट को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और सिग्मा को क्या लिख सकते हो Q बाई ए डी माइनस टी। आ गया होगा समझ में, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी
ये होती है आपकी क्यू बाई ए। ठीक है, तो ये आ गया भी। अच्छा, कैपेसिटेंस का रोल देख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस हमने पढ़ा है, कैपेसिटेंस तो होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ V की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q से Q कैंसिल हो गया, तो दैट इज A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। दैट इज द कैपेसिटेंस व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब प्लेस इन अ कैपेसिटर। तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। और विदाउट कैपेसिटेंस, विदाउट स्लैब क्या होती थी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D। आगे समझे भाई, विदाउट होती थी C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, पढ़ा होगा आपने। और अब हो गई है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। तो ये तो कंडक्टिंग स्लैब का था। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का क्या फर्क पड़ता है। कंडक्टिंग, इसे कर लेते हैं हम डाइलेक्ट्रिक। तो वी यूज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है जी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भी देख लेते हैं। सपोज करो एक कैपेसिटर की प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और एक नेगेटिव प्लेट जिस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर माइनस Q, सेपरेशन वही D। और इस बार हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट, और जिसकी थिकनेस T मान लेते हैं। तो अब इस कंडीशन में अगर हम V फाइंड करते हैं, तो इस कंडीशन में V को क्या लिखेंगे बताइए आप, E नॉट D माइनस T। आगे समझे, प्लस कंडक्टिंग की वजह से तो यहाँ हमें पता है यहाँ कितना होता है, E नॉट बाई के। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, तो इससे हम लिख लेंगे प्लस E नॉट बाय के इंटू T। ठीक है, V इज इक्वल टू ED। क्लियर है तक? ठीक है, E नॉट को कॉमन कर लें तो ये हो गया D माइनस T प्लस T बाय K। क्लियर है। E नॉट को आप क्या लिख सकते हो, E नॉट को लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। और सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q बाई A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया D माइनस T प्लस T बाय K। क्लियर है, ये पोटेंशियल आ गया। अब आपको कैपेसिटेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहाँ पुट करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। This is the capacitance when we place a dielectric slab of T thickness in a capacitor। ठीक है, तो ये था डाइलेक्ट्रिक की वजह से, और कंडक्टिंग की वजह से आपने पहले निकाल लिया A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ठीक है, ये देखिए और कम हो गई T अपॉन T बाई K, पहले था D माइनस T। तो ये था आपका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में, जो कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इसमें प्लेस कर लेते हैं। तो अब सिंपल है, इसको अब आप इजीली, आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए कंसेप्ट तो यही है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन तो कैसे भी कर लो। तो देखिए कंडक्टर है, कैपेसिटर है सॉरी, प्लस इस पर प्लस Q चार्ज और ये मान लीजिए माइनस Q चार्ज। ठीक है जी, और इनकी थिकनेस वो सॉरी इनका सेपरेशन मान लीजिए D। अब इसके अंदर हमने दो डाइलेक्ट्रिक रख दी। ठीक है, अब इसमें कैसे भी रख सकता है, डाइलेक्ट्रिक दो रख सकता है, एक डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग रख सकता है, एक ही रख सकता है, मतलब नंबर ऑफ है, आप केवल कंसेप्ट समझिए। तो ये दोनों ही सपोज करो डाइलेक्ट्रिक हैं, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मान लेते हैं K1 है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E नॉट बाई K1, और इसका है K2। क्लियर, इसकी भी थिकनेस T1 है और इसकी थिकनेस मान लीजिए T2 है। अब आपसे पूछा कि फाइंड द
नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। आगे समझे, दोनों ही डाइलेक्ट्रिक हैं, तो इसमें इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसकी थिकनेस T1 और इसकी थिकनेस T2। तो हमें पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E0/K1 और इसके अंदर हो जाएगी E0/K2, और बाहर तो पता ही आपको E0 और जो बची हुई डिस्टेंस बची। तो सिंपल कंसेप्ट हो गया। V = नेट V की बात करें तो नेट V हो गया E0, और एयर की वजह से यानी जो डायरेक्टर को छोड़ दे तो स्पेस कितना बचा, D - T1 - T2। आगे समझे, D में से T1 और T2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस इसकी वजह से, तो इसकी वजह से तुम्हें समझ में आ गया E0/K1 × T1, ठीक है, और प्लस इसकी वजह से E0/K2 × T2। तो यहां से V = E0 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया D - T1 + T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। E0 को चेंज कर लीजिए किसमें, Q/A ε0 आ गया, σ/ε0 और सिग्मा को Q/A। तो D - T1 + T2 प्लस T1/K1 और प्लस T2/K2। क्लियर है। अब कैपेसिटेंस निकालना है तो निकाल लीजिए, C = Q/V। Q से Q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस को आप लिख सकते हैं A ε0 D - T1 - T2 माइनस है D - T1 - T2 D - T1 - T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। क्लियर हो गया, ठीक है ना भाई। इसका ये एरिया को D- और ये प्लस, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें एक कंडक्टेंस रख देता तो उसकी हम 0 कर देते हैं, अरे समझो, उसकी हम 0 कर देते हैं, मेटल के लिए रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक और एयर की वजह से फिर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा जिन्हें हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम और एक सीरीज पैरेलल जो जोड़ते हैं उससे भी निकाल लेते हैं। तो सबसे आसान सा तरीका कंसेप्ट है कि इसी से भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती आपको। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल तरीका है, इसी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने पर क्या होता है कैपेसिटेंस। अच्छा, आपसे बोले कि भाई एक कैपेसिटर है प्लस Q, ये माइनस Q, और इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया ऐसे करके, ये D था और ये था T थिकनेस का। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है E0/K हो गई होगी, और इसमें बची हुई फील्ड होगी। आपसे पूछेंगे भाई इसमें ये -2 के E वर्सेस D का हम अगर ग्राफ शो करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसको देखिए हम एक बना लेते हैं डाइलेक्ट्रिक की वजह से, स्लैब की वजह से, और एक विदाउट स्लैब की वजह से। तो विदाउट स्लैब की वजह से ये वाला है, सपोज करो ये D1 मान लीजिए, इसे D और इसे D2 मान लेते हैं। तो ये विदाउट अगर डायरेक्ट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इसमें ऐसे बढ़ रही होगी, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और कंडक्टिंग की वजह, इससे डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई होगी, तो ये बढ़ेगी ऐसे। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा E वर्सेस D ग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दो। तो डाइलेक्ट्रिक आपको पता है, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कांस्टेंट था, तो उससे थोड़ा डिक्रीज होकर बन गया। तो ये टर्म्स था, ठीक है, E वर्सेस D। V भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहो तो पोटेंशियल आपको पता है डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर V वर्सेस V का भी ग्राफ बनाना चाहे, V वर्सेस D, ठीक है, तो V पोटेंशियल आपको पता है डाइलेक्ट्रिक की वजह से K टाइम्स कम होता है, बहुत तेजी से कम होता है,
और इसकी वजह से भी पोटेंशियल कम ही होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल कम होता है, तो लेकिन थोड़ा कम तेजी से गिरेगा। तो आप इसे ऐसे बना लीजिए, इसे मान लीजिए θ1, इसे मान लीजिए θ2। आगे समझ में? ठीक भाई, ये तो इसकी वजह से पोटेंशियल के टाइम्स बिल्कुल डिक्रीज होता है तेजी से, और इसकी वजह से केवल डिस्टेंस की वजह से डिक्रीज होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी कम होता है। तो ये हो गया V वर्सेस D ग्राफ, और ये हो गया E वर्सेस D ग्राफ। तो ठीक है, अब सिंपल मैंने बताया था कि अगर सपोज करो दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, इसकी थिकनेस मान लें D माइनस टी और इसकी थिकनेस मान लें T, दोनों ठीक है सीरीज में कनेक्टेड हैं। आपसे पूछा कि भाई इनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं इसको, और इसका कांस्टेंट K मान लें, ठीक है। तो अगर इस कैपेसिटेंस मान लीजिए C, सपोज करो कैपेसिटेंस C है दोनों की, तो अगर इसको नेट चाहे तो वैसे भी निकाल सकते थे, और इसको चाहे तो हम देखो सेम तो निकाल सकते हैं 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो इसका हो गया 1 एरिया ऑफ प्लेट A मान लीजिए, ठीक है। तो 1/CE = D - T/A ε0 प्लस T/A ε0 K, ठीक है ना, आ रहा है। तो इसकी वजह से ये हो गई और इसकी वजह से ये हो गई, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/CE = 1/A ε0 कॉमन कर लीजिए। तो ये हो गया D - T + T/K, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया, ये हो गया A ε0/D - T + T/K। आ गया, ये वही था जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से हम निकालते थे, तो ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से आ गया, ठीक है। ये फ्री स्पेस का था, ये डाइलेक्ट्रिक का था। और अगर कैपेसिटेंस निकाले तो चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले से बताया था V = ED से डेराइव करके, अब चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल लीजिए। तो दोनों तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और आपका ये कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया है, ठीक है, हमने करा दिया। सपोज करो कि कोई कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक 2 टाइप्स का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जैसे हमने किया ऐसे, ठीक है। ये बाउंड्री है बीच में, इसे मान लीजिए K1, इसे मान लीजिए K2, और ये है कैपेसिटर की प्लेट्स, इस पर +Q चार्ज, इस पर -Q चार्ज। आपसे पूछा और इनकी थिकनेस मान लीजिए, ठीक है, T है, थिकनेस T मान लेते हैं, तो TD की मान लीजिए, चलो D या T की मान लेते हैं, चलो। तो आपसे पूछा नेट क्या होगा इसका कैपेसिटेंस, ठीक है, C इक्विवेलेंट। तो ये आप समझ में आ रहा है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इनका जो नेट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, 1/C1 + 1/C2। आगे समझ में, 1/C1 + 1/C2। तो इनकी वैल्यू रख लें हम, 1/CE = ठीक है। तो देखिए T/A ε0 K1 भाई, A ε0 K1/T होता, तो C इसका जो होता, बात क्योंकि कैपेसिटेंस आपको पता है K टाइम्स बढ़ता है, तो A ε0 D × K1, और इसका भी हो गया T/A ε0 × K2। आ रहा समझ में भाई, C पढ़ा था हमने, C = क्या होता था, C' × K, तो C = A ε0 D/K, तो D यहाँ K है तो उसको भी ऊपर ले गए। तो अब ये देखिए यहाँ पर 1/CE = कॉमन कर लीजिए T/A ε0, तो यहाँ बचा 1/K1 + 1/K2। तो 1/CE = T/A ε0, एलसीएम ले लीजिए K1 K2
और K1 प्लस K2। तो CE इज इक्वल टू आप समझ गए क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय T K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि दो सीरीज में जोड़ दिए। सपोज करो पैरेलल कनेक्ट कर दे, एक क्वेश्चन और कर लीजिए पैरेलल का, ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसे आपके पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये कैपेसिटर की प्लेट और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक, इसका कांस्टेंट K, इसका 2 और वही रख लीजिए ये T और ये भी T। आपसे पूछा अब बताइए, तो आपको पता है यहाँ CE क्या होगा, CE सीधा सीधा आ जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 तो CE इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय T प्लस A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय T। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए, आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो ये था कंसेप्ट हमारा डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब रखने पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये लगभग कंसेप्ट क्लियर है। आप इसके ऊपर कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट आपको क्लियर है तो निश्चित आप कोशिश करेंगे तो सभी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएंगे, और कंसेप्ट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो सिंपल है कि प्रॉब्लम को रटकर हम काम नहीं चला सकते। और फिजिक्स को मैंने पहले बताया, बस फिजिक्स में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्लियर कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, और यही हमारा एम है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको कुछ भी चीज़ रटनी ना पड़े। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, प्रॉब्लम हो हम बताएं, आगे इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और जुड़े रहिए रूट ऑफ फिजिक्स के साथ।